हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मिडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम तुगलक वंश से शुरू करते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। यह अलाउद्दीन का सेनापति था। उसका अन्य नाम गाजी मलिक था। इसकी माता एक हिंदू जाट थी और पिता करोना तुर्क थे। ये बलबन का दास था और दीपालपुर का राज्यपाल इसे नियुक्त किया गया था अलाउद्दीन के समय में। इसके सैन्य कार्यों के अंतर्गत इसने मंगोलों को भारत से भगाया और मलिकुल गाजी की उपाधि धारण की। खुसरो शाह से इसने दिल्ली छीना और 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। इसका अन्य नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक था। इसने उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक कर लगाया और अकाल के समय में भूमि कर को माफ़ किया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें इसने प्रदान की। नस्ल और बटाई प्रथा का इसने प्रचलन करवाया। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जो कि अफ्रीकी था। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था और सुल्तान द्वारा इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। इसने किताबुल रहला की रचना की और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का इसने विस्तृत विवरण दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी कृषि में उन्नति के लिए। इसने कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता दी और आधिकारिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाने के लिए इसने उद्योग किया। इसका महत्वपूर्ण कार्य राजधानी परिवर्तन था, जो कि दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की गई थी। इब्न बतूता का कथन है कि दिल्ली के नागरिकों को दंड देने के लिए इसने ऐसा किया। देवगिरी का नाम इसने दौलताबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था और गैर तुर्कों तथा भारतीय मुसलमानों को इसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर नियुक्त किया था। इस कारण बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की है। बदायूनी का कथन है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। यह कथन तब कहा गया था जब तुगलक की मृत्यु हुई। दिल्ली के सभी सुल्तानों में यह सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित था। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अर्थात सुल्तान की छाया अंकित करवाया। ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ऐसा इसका मत था। इसके स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था। बर्नी के अनुसार इसकी 5 महत्वपूर्ण योजनाएं थी। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी घोषित करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराची अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बना। इसने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया, जो कि नियुक्ति के लिए एक दफ्तर था। गुण एवं योग्यताओं की जांच पड़ताल के पश्चात अधिकाधिक लोगों को इसमें रोजगार दिया जाता था। इसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग की भी स्थापना की। इसने दीवान खैरात की स्थापना की, जो कि गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों को आर्थिक सहायता देता था। इसमें मुख्यतः विधवा और गरीब मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था होती थी। राज्य के खर्च पर हज की भी व्यवस्था इसके द्वारा की गई थी। इसने दासों की देखभाल हेतु एक पृथक विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जिज़्या कर लगा दिया था। दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग और अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, जो वर्तमान अंबाला है, वहाँ से दिल्ली लाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। इसने दारुल सफ़ा नाम का एक खैराती अस्पताल बनाया था और कुशल हकीम वहाँ पर उपलब्ध होते थे। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। इसी कारण इसने हक ए शर्ब नाम का सिंचाई कर लगाया था। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को दे हुआ करता था। इस कर के अंतर्गत इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, जिसमें 300 नवीन नगरों का निर्माण, इसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद इत्यादि का कार्य किया गया था। इसने बंगाल अभियान किया था और पंडुआ का नाम बदलकर फिरोजाबाद किया था। इकदला का नाम आज़ादपुर किया था। मुख्य वास्तुकार इसके मलिक गाजी सहना थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। ख्वाजा जहां द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसके समय में हो गई थी। पंजाब का सूबेदार खिजर खां भी स्वतंत्र था। नुसरत शाह की भी चुनौती थी और उसके कार्यकाल में ही तैमूर ने भारत पर हमला किया था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक है। इसके बारे में यह प्रसिद्ध कथन है।
इसकी मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। 1398 में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों नष्ट हो गए थे। 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन किया गया था। खिचर खां दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय प्राप्त की थी। तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था और 1414 ईस्वी में दिल्ली पर इसने अधिकार किया था। यह सैयद वंश का संस्थापक था। 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम बहलोल शाह गाजी था। जौनपुर इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी। बहलोल लोधी के सिक्कों का प्रचलन उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इसके दरबार में जो हिंदू सरदार थे राय दादू, राय करण, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह और राय त्रिलोकचंद थे। इसका उत्तराधिकारी बाद में इब्राहिम लोधी हुआ। 1598 ईस्वी में महाराणा सांगा से खतौली का युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोधी परास्त हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसमें इब्राहिम की पराजय हुई थी और उसकी रणभूमि में ही मृत्यु हो गई थी। फरिश्ता का कथन है कि इब्राहिम लोधी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नामुतोला उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्धभूमि में नहीं मारा गया था, अर्थात युद्धभूमि में मरने वाला यह अकेला सुल्तान था। लोधी वंश में निजाम खां सिकंदर शाह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना और लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी घोषित की। इसने नाप का पैमाना गजे सिकंदरी को आरंभ किया और फरहंग सिकंदरी जो कि आयुर्वेद का ग्रंथ था उसका फारसी में अनुवाद कराया। गायन विद्या के ग्रंथ का अनुवाद इसने लज्जत सिकंदर शाही के नाम से कराया। यह सहनाई सुनने का शौकीन था और गुलरुखी उपनाम से कविताएं किया करता था। अनाजों से जकात को इसने समाप्त किया था। विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और फिर अराविडु वंश ने शासन किया था। संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे। तुलु के वीर नरसिंह और अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। संगम वंश को देखते हैं। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई हरिहर और बुक्का द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक से पराजय के पश्चात ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे और संत विद्यारण्य के प्रभाव से पुनः हिंदू धर्म में इन्होंने घर वापसी की थी। शिक्षा की प्राप्ति गुरु विद्यारण्य के द्वारा और भाष्यकार श्रायण के द्वारा हुई थी। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासक रहा। ये बुक्का का पुत्र था और महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित था। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची की इसने विजय की और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था। सबसे बड़ी सफलता बहमनी से बेलगांव और गोवा को छीनना था। शिव के विरूपाक्ष रूप का यह उपासक था। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और उनके उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासक रहे। गोलकुंडा के युद्ध में कुली कुतुब शाह को उन्होंने परास्त किया। इनका शासनकाल साहित्य का क्लासिकल युग था और तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल था। तेलुगु के 8 महान कवि अर्थात विद्वान अष्टदिग्गज के रूप में यहाँ रहते थे जिनका यह संरक्षण किया करता था। कृष्णदेव राय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इनका शासनकाल क्लासिकल युग था साहित्य का। ये उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। आमुक्त्या मल्याद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नगलापुर नामक नगर की इन्होंने स्थापना की। विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण किया। डोमिंगो पायस नाम का यात्री इनके शासनकाल में भारत आया। कुली कुतुब शाह को इन्होंने युद्ध में परास्त किया। इनकी उपाधि आंध्र भोज थी और अष्टदिग्गज के संरक्षक थे। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह सालू 1485 से 90 ईस्वी तक इनका शासन था। संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत करके शासक बने थे। इमाड़ी नरसिंह सालू का पुत्र और वीर नरसिंह द्वारा पदच्युत किए गए और तुलु वंश की स्थापना हुई। अराविडु वंश सदाशिव राय तुलु वंश को अपदस्थ करके अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल द्वारा की गई। वेंकट सेकंड और राजा वाडिया के समकालीन चंद्रगिरी का मुख्यालय था।
सृष्टि राय रेखा विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। 58वें अस्थवन केंद्रीय राजस्व विभाग था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी और विश्व विरासत स्थल के रूप में यह आज भी यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। विरूपाक्ष मंदिर के द्वारा निर्मित है। तालीकोटा का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध था। इसमें हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया था। 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर के खिलाफ यह युद्ध लड़ा था। बरार संयुक्त सेना में शामिल नहीं हुआ था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था और वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी ग्रामों के मध्य था। इसके समय विजयनगर के शासक सदाशिव राय थे और वास्तविक शक्ति मंत्री राम राय के हाथों में थी। आइए अब हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंशों की कालावधि और प्रशासन को देख लेते हैं। गुलाम वंश की अवधि 1206 से 1290 तक है। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 तक है। दीवान मुश्तक राज राजस्व विभाग था। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण विभाग, दीवान अमीर को ही कृषि विभाग, दीवान खैरात दान विभाग और दीवान बंदगान दास विभाग था। दशमलव प्रणाली के आधार पर इनका सैन्य संगठन था, जिसमें घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान सरे खेल कहलाता था। 10 सरे खेलों के ऊपर एक सिपह सलार, 10 सिपह सलारों के ऊपर एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर एक मलिक, 10 मलिकों के ऊपर एक खान और सेना का मुख्य सेनापति स्वयं सुल्तान होता था। सल्तनत काल की मुद्राओं में टंका चांदी और जीतल तांबे का था। टंका और जीतल का अनुपात 1:48 था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम इन पर अंकित किया गया था, खलीफा अल मुस्तसिम। इनके कर निर्धारण में फिरोज तुगलक द्वारा कुरान के नियमानुसार कर का निर्धारण किया गया। 4 कर लगाने की कुरान में अनुमति है, जिसमें खराज, जजिया, खुम्स और जक़ात है। खुम्स लूट का माल होता है। सिकंदर लोदी गड़े हुए खजाने में से कोई हिस्सा नहीं लेता था और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी हुआ करता था। विजारत इस्लामी संविधान में मान्यता है। एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। प्रथम वजीर अब्बास फजल बिन अहमद महमूद गजनवी के शासनकाल में थे। राज्य का मंत्री वजीर, राजस्व विभाग का प्रधान वजीर और तुगलक काल इस दिल्ली सल्तनत में स्वर्ण काल कहलाता है। फिरोज तुगलक के समय इसका जन्मोत्कर्ष हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुतुब मीनार का कार्य इसके द्वारा शुरू किया गया था। ख़त्म इसे इल्तुतमिश ने किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी ईदगाह, अतिरिक्त दरवाज़ा का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, जमात खाना मस्जिद, हजार सितून, हौज अलाई। मुबारक शाह खिलजी ने उमा मस्जिद, बलबन ने बलबन का मकबरा, जो बलबन ने स्वयं ही निर्मित किया था, जो विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण किया था। इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और फिर चौथी मंजिल के स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। दक्षिण भारतीय राजवंश सल्तनत के समय में पल्लव थे, जिनकी राजधानी कांची, पांड्या की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ष से संबंधित थे। सुल्तान केंद्र शासन का प्रधान होता था। अमीर सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा थी। इनका प्रभाव उस समय जब अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल हो। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा दीर्घकाल तक सल्तनत काल में स्थापित रहा था। खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय के लिए था। स्थापत्य देखते हैं। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जौनपुर में अटाला मस्जिद, मालवा में जहाज महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद। इनकी वास्तुशैली से संबंधित राजवंश। खिलजी वंश में मेहराब की निचली सतह पर कली की झलकार मिलती है। तुगलकों के समय अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ। विजयनगर में स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग किया गया और शर्कियों के समय झुकी हुई दीवारों के साथ
विशाल मुख्य द्वार बनाए गए। सल्तनत काल की कुछ विविध देख लेते हैं। इसमें कृति और लेखक हैं। जवामिल हिकायत की रचना सदरुद्दीन मोहम्मद वफ़ी ने की। हकाइक एक हिंद की रचना अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने की। तजीबुल अखलाक की रचना इब्न मिस्कवामिया ने की। कुंजुल तिजार बैगलक अल बकाया के द्वारा रचित है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था। दीवान रिशातल धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों को देखता था। दीवान वजारत वित्तीय मामले और राजस्व विभाग को देखता था। दीवान इंशा सरकारी पत्र व्यवहार को देखता था। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।